बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। ENG 15 का, ठीक है। और साथ आई होप कि ये हमारा लास्ट लेसन हो, बट जब वो आप लोगों की अनाउंसमेंट आएगी ना, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो है मोस्टली तो लेसन नंबर 18 तक ही ऐड होते हैं मिड्स में। लेकिन कुछ जो होते हैं टीचर्स, वो लेसन नंबर 22 तक भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने इनको 22 तक कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अगर आप लोगों के 22 लेसन भी मिड्स में आते हैं तो आप लोग के कंप्लीट हो, ठीक है। बाकी जब आप लोग का अनाउंसमेंट आएगी तो वहाँ पर आप लोग को सिलेबस बता दिया जाएगा कि कितने लेसन आप लोग के मिड्स में ऐड हैं। ओके, अब हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। टीचिंग रीडिंग इंडिविजुअल एंड सोशल पर्सपेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इस लेसन में रीडिंग के ना दो डिफरेंट व्यूज शेयर किए गए हैं। वन इज द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड द अदर इज द सोशल पर्सपेक्टिव, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव को हम लोग नैरो पर्सपेक्टिव भी कहते हैं एंड सोशल पर्सपेक्टिव को हम लोग ब्रॉड पर्सपेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर ना इन्होंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, मैं आगे पीछे करके लाइक पहला देखें उन्होंने एरो का, सेकंड ब्रॉड के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को सेपरेटली एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम लोग नैरो पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे रीडिंग का, एंड उसके बाद हम लोग अपना ब्रॉड पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दी, तो आपने सेम उसी वर्डिंग में आप कहीं पे भी उसको नोट करना है और आपने सेम उसी को जो है वो याद कर लेना फॉर योर एग्जाम। ओके, नैरो पर्सपेक्टिव में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कहते हैं, यानी कि ये इंडिविजुअल रीडर पर फोकस करते हैं। नैरो पर्सपेक्टिव जो रीडिंग का है, ठीक है, वो इंडिविजुअल रीडर पर क्या करता है, फोकस करता है, एक्सप्लेन करता है कि एक एक इंडिविजुअल को या एक पर्सन को कौन सी स्किल्स या एबिलिटीज जो है वो चाहिए होती हैं फॉर रीडिंग, यानी कि वोकैबुलरी के लिए, ग्रामर के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए उसको कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, उस सबको ये नैरो पर्सपेक्टिव जो है वो स्टडी करता है, ठीक है। इट आल्सो स्टडीज के हाउ रीडर यूज दीज स्किल्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी कि ये इस चीज को भी जो है वो स्टडी करता है, किस तरह से रीडर जो है वो डिफरेंट स्किल्स को यूज करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट, ठीक है। और इस व्यू में रीडिंग एबिलिटी को जो है ना वो क्लोजली रिलेट किया गया है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ, ठीक है। रीडिंग एबिलिटी को क्लोजली रिलेट किया गया है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ। और जो ज्यादातर जो रिसर्च स्टडी है वो रीडिंग और राइटिंग को क्या करती है, सेपरेटली देखती है, ठीक है। मोस्ट रिसर्च हैज बीन रीडिंग एंड राइटिंग सेपरेटली, यानी कि वो इन इन दोनों पर अलग से रिसर्च करती है, इन दोनों का एक अलग कॉन्सेप्ट जो है वो जो है वो समझती है, ठीक है। जितनी भी ज्यादातर जो रिसर्च की गई है वो रीडिंग और राइटिंग को सेपरेटली उन्होंने क्या किया, स्टडी किया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है नैरो पर्सपेक्टिव के, आई होप कि आपको समझ आ गया कि बहुत इजी है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि नैरो डील्स विद व्हाट एंड कॉम्पिटेंसीज रीडर्स नीड, यानी कि एक रीडर को कौन सी स्किल्स या एबिलिटीज चाहिए होती हैं एक गुड रीडर बनने के लिए, या वोकैबुलरी को, ग्रामर को, या कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे नैरो पर्सपेक्टिव जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग मूव करते हैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव की तरफ। ये जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, जैसे हमने पढ़ा था कि ये सोशल पर्सपेक्टिव होता है एंड ये रीडिंग को देखता है एज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि ये रीडिंग को एज अ सोशल एक्टिविटी जो है वो देखता है। ये क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि रीडिंग जो है ना वो क्लोजली कनेक्टेड है विद द कल्चर, विद द सोसाइटी एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि जो ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो रीडिंग को कनेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ एंड कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। अब ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ना रीडिंग को जो है वो लिटरेसी प्रैक्टिस का पार्ट समझा जाता है, ठीक है। ये देखें, ब्रॉड सीज रीडिंग एज लिटरेसी प्रैक्टिस इन सोसाइटी, यानी कि ये ब्रॉड पर्सन रीडिंग को एक लिटरेसी प्रैक्टिस जो है वो समझता है। लिटरेसी प्रैक्टिस यानी कि रियल लाइफ में किसी से हम लोग जो है वो यूज कर रहे होते हैं लैंग्वेज को, रीडिंग मैसेजेस को रीड करने के लिए, या फिर न्यूज़पेपर्स को, या कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह उनको किस तरह से हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो वो सब हम लोग जो है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है फोकस करता है कि किस तरह से जो रीडिंग है वो हेल्प आउट करती है पीपल्स को फॉर कम्युनिकेशन एंड टू पार्टिसिपेट इन अ सोसाइटी, ठीक है। यानी कि इनको रीडिंग किस तरह से हेल्प आउट करती है कि वो सोसाइटी में एक अच्छे कम्युनिकेटर की तरह जो है वो कम्युनिकेट करें और पार्टिसिपेट करें। तो उन सबको जो है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखता है, ठीक है। यानी कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव सोशली देख रहा होता है कि रीडिंग सोशली किस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रही है, और जो नैरो पर्सपेक्टिव है वो इंडिविजुअली देख रहा होता है कि एक रीडर को लाइक कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, उनका उसके अंदर कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो एक गुड रीडर बन सकता है, या सेकंड लैंग्वेज या जो भी लैंग्वेज वो लर्न कर रहा है उसकी ग्रामर को, उसकी वोकैबुलरी को और कॉम्प्रिहेंशन को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। तो उस सबको देखता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है।
के बाद में किसी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आंसर दूंगी, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उधर होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। टू द पॉइंट क्वेश्चन किया करें तो आप लोगों को जरूर आंसर मिलेगा। बाकी जो आगे पीछे की बातें स्टूडेंट्स करते हैं तो फिर उसका इतना टाइम नहीं होता कि उन सबका आंसर दिया जा सके, ठीक है। टॉपिक नंबर 99, दैट इज द रीडिंग द नैरो पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें हम लोग नैरो पर्सपेक्टिव के कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। अच्छा, नैरो पर्सपेक्टिव जो रीडिंग का होता है हमने पढ़ा है, जैसे कि वो फोकस करता है कि लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द रीडर पर, ठीक है। यानी कि एक इंडिविजुअल रीडर की लैंग्वेज स्किल्स जो होती हैं उस पर क्या कर रहा होता है, फोकस कर रहा होता है नैरो पर्सपेक्टिव। और एक्सप्लेन करता है कि रीडिंग जो है वो डिपेंड करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग रिटन लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि रीडिंग डिपेंड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिटन लैंग्वेज, यानी कि रिटन लैंग्वेज हमें समझ आएगी तो ही हमारी रीडिंग भी बेहतर हो सकती है। यानी कि हम लोग कुछ रीड कर रहे हैं, ठीक है, रिटन टेक्स्ट है, वो रिटन टेक्स्ट हमें समझ आ रहा होगा तो ही हम लोग एक अच्छे रीडर बन सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अगर हमें हमारी वोकैबुलरी नहीं है, हमारी कॉम्प्रिहेंशन अच्छी नहीं है, तो क्या होगा कि हम लोग हर वर्ड पर रुक रुक कर उसकी मीनिंग के बारे में जो है वो सोचते रहेंगे, उस पर स्टक हो जाएंगे, इस वजह से फिर हम लोग एक अच्छे गुड रीडर नहीं बन सकते। सो रीडिंग जो है वो डिपेंड करती है ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइटिंग रिटन टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने हॉवर एंड टर्नर के अकॉर्डिंगली बताया गया है, ठीक है, कि रीडिंग हैज टू मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। ये सेपरेटली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इन पे अच्छे से फोकस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हॉवर एंड टर्नर ने जो है वो कौन से दो कंपोनेंट्स जो है वो रीडिंग के बताए थे, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको अच्छे से करना है। पहला कंपोनेंट क्या था कि वर्ड वन दैट अलाउज लैंग्वेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिक रिप्रेजेंट यानी कि वर्ड रिकॉग्निशन को हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, वर्ड रिकॉग्निशन। यानी कि इसका मतलब क्या है कि रीडर जो है वो रिटन वर्ड्स को और लेटर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है, एंड कनेक्ट देम विद स्पोकन लैंग्वेजेस, ठीक है। और उसको स्पोकन लैंग्वेज क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो पहला व्यू जो दिया था उन्होंने, कंपोनेंट दिया था, वो ये था कि वर्ड रिकॉग्निशन जो है वो बेस्ट होनी चाहिए किसी भी रीडर की, यानी कि वो रिटन वर्ड्स को और लेटर्स को जो है वो रिकॉग्नाइज कर सके, यानी कि उनकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है उनको समझ सके और फिर उनको कनेक्ट कर सके विद द स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने कंपोनेंट बताया था वो था कि दैट अलाउज लैंग्वेज टू बी कॉम्प्रीहेंडेड। यानी कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो है वो जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि रीडर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके मीनिंग ऑफ द वर्ड्स को और सेंटेंस को, ठीक है। यानी कि जो भी वो रीड कर रहा है वर्ड्स की मीनिंग को और सेंटेंस की मीनिंग को वो अंडरस्टैंड कर सके, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। तो ये दो व्यू बेसिकली हॉवर और टर्नर ने जो है वो कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए थे। रीडिंग जो है बेसिकली कंसिस्ट करती है दो मेन कंपोनेंट्स पे, पहला वर्ड रिकग्निशन और दूसरा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट्स जिस भी रीडर में होंगे तो वो एक अच्छा रीडर बन सकता है। अच्छा, आगे इन्होंने बताया हुआ है कि रीडिंग को उन्होंने एज अ लिंग्विस्टिक स्किल जो है वो देखते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ द सिंटेक्स पर और लेक्सिस पर। सिंटेक्स यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा होता है, एंड लेक्सिस यानी कि वोकैबुलरी ऑफ वर्ड पर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, रीडिंग जो है। एंड कंट्रीब्यूशन टू मीनिंग मेकिंग, यानी कि ये जो लैंग्वेज एलिमेंट्स हैं ये रीडर को हेल्प आउट करते हैं कि वो टेक्स्ट की मीनिंग को एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स थे, बस यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज़ वो है ये है कि हॉवर और टर्नर ने दो मेन कंपोनेंट्स रीडिंग के बताए थे कि रीडिंग कंसिस्ट करती है दो मेन कंपोनेंट्स पे। फर्स्ट वन इज द वर्ड रिकग्निशन एंड सेकंड वन इज द लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इसके अंदर आप लोग अपने से खुद भी बहुत कुछ जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है सिंटेक्स इन रीडिंग। अब सेंटेंस जैसे कि आप सबको पता है कि ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स को कहते हैं ना सेंटेंस, यानी कि वर्ड का ऑर्डर या वर्ड का स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस, इसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। और ये हेल्प आउट करता है कि सेंटेंस के करेक्ट मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है, हम लोग रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग रीड कर रहे होंगे, हमें सेंटेंस अच्छे से पता होगा तो हम लोग उसकी मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट बताया हुआ है कि एडिकेट कॉम्पिटेंस इन L2 सेंटेंस इज नेसेसरी। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो कि सेकंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके पास एक गुड नॉलेज होना चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर का, ठीक है। सेंटेंस से गुड नॉलेज होना चाहिए। और अगर इफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड सेंटेंस, यानी कि जब स्टूडेंट्स जो है वो सेंटेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं और टेक्स्ट को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बस छोटी सी डिबेट थी रीडिंग से रिलेटेड, तो ये मैंने आप लोगों को पॉइंट्स बता दिए। मैं अब एक एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी कोर्स है, तो इस तरह से फिर ये आप लोगों का ना कवर नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि देखें कि एक एक सेंटेंस है, द डॉग चेज द कैट, ठीक है। अगर हम लोग सब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनता है, द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग।
ठीक है, तो ये दोनों क्या है, सेम, इन इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का जो है वो स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बिकॉज एक ही सेंटेंस के हम लोग बहुत से स्ट्रक्चर्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं बट द मीनिंग रिमेन्स द सेम। मीनिंग क्या होता है उसका, सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं फॉर टीचिंग सिंटेक्स इन रीडिंग, यानी कि हम लोग बच्चों को किस तरह से सिंटेक्स सिखा सकते हैं वाइल रीडिंग। तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। पहली देखिए कि गिव स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इन वर्ड वर्ड डिकोडिंग, यानी कि वर्ड रिकॉग्निशन के बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, उन्हें ज़्यादा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दें कि वो वर्ड्स को करेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, सेकंड स्ट्रेटजी आती है कि मेक डिकोडिंग स्किल्स ऑटोमेटिक सो स्टूडेंट्स कैन फोकस ऑन एंटायर सेंटेंस, यानी कि स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें कि वो डिको के उनके अंदर ना ऑटोमेटिक डिकोडिंग जो है वो आ जाए, यानी कि जब वो रीड करे तो ऑटोमेटिकली उन्हें हर वर्ड का मीनिंग उनके माइंड में आता जाए और वो सेंटेंस की मीनिंग को जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करते जाए, समझते हैं। इससे क्या होगा कि वो होल सेंटेंस मीनिंग पर जो है वो फोकस कर पाएंगे, यानी कि जब उन्हें वर्ड्स, उनके पास वोकेबलरी अच्छी होगी ना, उन्हें हर वर्ड की मीनिंग का ऑटोमेटिकली उनके माइंड में आता जाएगा, तो उनके लिए होल सेंटेंस की मीनिंग को समझना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस अबाउट द रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल ऑफ ग्रामर का उनको एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको रूल्स ऑफ ग्रामर की प्रैक्टिस करवाएं। ठीक है, एक्सप्लिसाइटली एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट वेज सेंटेंसेस कैन बी कंबाइन, यानी कि डिफरेंट वेज उनको बताएं टू कंबाइन सेंटेंसेस। ठीक है, आगे आ जाता है प्रैक्टिस ऑफ सिंटैक्टिकली रीअरेंज सेंटेंसेस, यानी कि रीअरेंज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको बताया था कि द डॉग चेज द कैट एंड द कैट वॉज चेज बाय द डॉग। ठीक है, सेम मीनिंग है, लेकिन क्या है कि उसको रीअरेंज करके उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से इनको बच्चों को रीअरेंज सेंटेंसेस की जो है वो प्रैक्टिस करवानी चाहिए। गिव इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड आस्क स्टूडेंट अपना डिफरेंट पॉसिबल मीनिंग्स। ठीक है, यानी कि बच्चों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उन्हें प्रोवाइड करें और फिर उनसे कहें कि उनकी मीनिंग को जो है, पॉसिबल मीनिंग जो भी उनकी हैं उनको इंटरप्रेट करें। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग किसी भी बच्चे को सेंटेक्स सिखा रहे हैं ड्यूरिंग रीडिंग। तो ये स्ट्रैटेजीज जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगला हमारा लेसन आ जाता है टॉपिक नंबर 101, वोकैबुलरी एंड बैकग्राउंड नॉलेज। ओके, अब यहाँ से फर्दर आप लोगों का थ्रू आउट एंड ऑफ द कोर्स तक जो है ना वो इस तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में सारे लेसन्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इससे आगे मैं आप लोगों को ये ना एक एक लाइन जो है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट हम उन्हें देखेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने खुद से रीड करना है तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। ठीक है, आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, बट मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज फिर इस वजह ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें देखेंगे, बाकी आप लोग खुद जो है वो रीड कर सकते हैं अंदर से, अगर किसी स्टूडेंट ने करना है तो। वोकैबुलरी एंड बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लैंग्वेज रिसर्च विद फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स शोज दैट वोकैबुलरी डेवलपमेंट स्ट्रांगली रिलेटेड टू रीडिंग एबिलिटी। ठीक है, पहला पॉइंट देखेंगे, मच रिसर्च विद L1 इंग्लिश प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन लेक्सिकल डेवलपमेंट एंड रीडिंग एबिलिटी। कह रहे हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज पर जो रिसर्च हुई, इंग्लिश प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स ने जो रिसर्च की वो इस चीज़ को शो करते हैं कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है रीडिंग एबिलिटी के साथ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया कि नंबर ऑफ स्टडीज साइटेड बाय विलोटिनो एंड स्केलन फाइंड सब्सटेंशियल कोरिलेशंस बिटवीन मेजर्स ऑफ वोकैबुलरी एंड रीडिंग, यानी कि उन्होंने ये क्या एक्सप्लेन करते हैं, ये कहते हैं कि एक इन्होंने फाइंड आउट किया कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन द वोकैबुलरी नॉलेज एंड रीडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर भी इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है वोकैबुलरी की इन L2 रीडिंग, जो क्या ग्रैब के अकॉर्डिंगली उन्होंने बताया कि रिसर्च ऑन द सेकंड लैंग्वेज, ग्रैब ने जो रिसर्च की थी सेकंड लैंग्वेज पर। ठीक है, उसने शो किया था कि वोकैबुलरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन एडिशन रिसर्च इन टू L2 रीडिंग हैज हाईलाइटेड द क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, उसने कहा था, ग्रैब ने कहा था कि वोकैबुलरी जो है ना वो L2 रीडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। while surveys among L2 learners invariably revealed vocabulary to be an important concern for L2 readers। ठीक है, कुछ सर्वेज भी की गए थे जो कि शो करते हैं कि वोकैबुलरी इज देयर बिगेस्ट डिफिकल्टी इन रीडिंग, यानी कि वोकैबुलरी सबसे एक जो मुश्किल पार्ट होता है ना रीडिंग में वो वोकैबुलरी होता है। अगर वोकैबुलरी बच्चे को आती है ना, ठीक है, उसके पास वोकैबुलरी है तो उसके लिए रीडिंग मुश्किल नहीं है, बिकॉज उसे वर्ड्स की मीनिंग का पता है। तो वो जब रीडिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली वो हर वर्ड को अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, और जब वो हर वर्ड को अंडरस्टैंड कर रहा है तो एक होल सेंटेंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना उसके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि वोकैबुलरी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट है यहाँ पे L2 रीडर के लिए। अगर उसको वो अच्छे से वोकैबुलरी उसकी अच्छी है तो फिर उसके लिए रीडिंग जो है वो मुश्किल नहीं है। ठीक है,
तो ये आपके देखें जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसको अब रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट आप इसको रीड करें और दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन डिसाइडिंग विच वोकैबुलरी टू टीच लैंग्वेज लर्नर एंड इम्पोर्टेंट जस्टिफाइबल क्राइटेरिया हैज बीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे यानी कि वो उसकी वोकैबुलरी की फ्रीक्वेंसी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यानी कि जब टीचर डिसाइड करता है कि किस वर्ड को जो है वो टीच करवाना है, सिखाना है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको हम लोग वर्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कि हाउ ऑफन अ वर्ड अपीयर्स इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पर रिसर्च अकॉर्डिंग टू रिचर्ड नेशन एंड वेरिंग जो है वो बताया गया, वो शो करते हैं कि 2000 जो है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन वर्ड हैं जो कि एक बच्चे को आने चाहिए, जो कि विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द वर्ड इन मोस्ट टेक्स्ट। यानी कि 2000 मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं, जो कि एक एक अगर रीडिंग है ना, तो उसमें जो 80% वर्ड्स होंगे ना, वो उन 2000 वर्ड्स में से ही होंगे। वो कॉमन वर्ड हैं, वो बच्चों को जो है वो ज़रूर सिखाएं ताकि वो टेक्स्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और जो बाकी रिमेनिंग 20% वर्ड्स है ना, ठीक है, वो बाकी जो इंग्लिश के हमारे पास जो लेस कॉमन वर्ड्स हैं वहां से जो है वो लिए गए होते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। उसमें जो 80% वर्ड्स होंगे ना, वो इन 2000 कॉमन वर्ड्स में से होंगे, और जो बाकी के 20% वर्ड्स होंगे ना, वो इंग्लिश की लेस कॉमन वोकैबुलरी जो होती है, जो कि वर्ड्स बहुत ज्यादा बहुत कम यूज किए जाते हैं, उनमें से होते हैं, ठीक है। तो अगर बस बच्चे को ये 2000 कॉमन वर्ड्स का पता है ना, तो वो इस टेक्स्ट को बहुत इजीली क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। बाकी जो 20% वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को वो अपने बैकग्राउंड नॉलेज की हेल्प से और अपने कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली फ्रीक्वेंसी का बताया गया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इनको आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बताया गया फ्रीक्वेंसी पैराडॉक्स, ठीक है। बाकी अब आप लोग अंदर से खुद रीड करेंगे, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही। दस वी हैव अ फ्रीक्वेंसी पैराडॉक्स। अब फ्रीक्वेंसी पैराडॉक्स यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास 2000 और 20% और 80% थे, ठीक है, वर्ड्स, ये मिलकर एक फ्रीक्वेंसी पैराडॉक्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जो 2000 कॉमन वर्ड्स है ना, वो ज्यादातर टेक्स्ट में जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर टेक्स्ट में ये 2000 वर्ड्स जो है वो अपीयर हो रहे होते हैं। और जो लेस कॉमन वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 20% वर्ड्स होते हैं, वो बहुत स्पेशल और यूनिक मीनिंग जो है वो कैरी करते हैं टेक्स्ट में, यानी कि बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम कम जो है वो टेक्स्ट में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली फ्रीक्वेंसी पैराडॉक्स कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने देखें कुछ बताया गया है कि पुअर vocabulary knowledge, especially in the case of adult reader, that has implication for the advice that reader should guess the meaning of unknown words from context. In order to be able to do this, it has been estimated that the reader need to know over 95% of the words in a text. ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, मैं आपको इसी वर्ड में अगर बताऊँ तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना, वो ज्यादातर लाइक उनको कहा जाता है कि वो गेस करें अननोन वर्ड्स की मीनिंग को फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट के से हेल्प लेके वो अपने जो अननोन वर्जन की मीनिंग को क्या करें, गेस करें। तो हाउ एवर रिसर्च बाय, यहाँ पर रिसर्च की गई थी, हैच एंड पॉल नेशन ने रिसर्च की, जिन्होंने लाइक ये शो किया था कि अगर वर्ड की मीनिंग को ना सक्सेसफुली कोई बच्चा गेस करना चाहता है, तो उसके लिए उसे 95% ऑफ द वर्ड्स जो टेक्स्ट में है उसका पता होगा, तब वो एक अननोन वर्ड के मीनिंग को क्या कर सकता है, जो है वो गेस कर सकता है, ठीक है। अगर एक टेक्स्ट है ना, होल टेक्स्ट है, ठीक है, तो उसमें से एक अननोन वर्ड आ गया, तो अगर उस बच्चे को उस टेक्स्ट में 95% वर्ड्स उस टेक्स्ट से अगर पता है ना, तो तब जाकर वो बच्चा उस अननोन वर्ड की मीनिंग को गेस कर सकता है कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से, ठीक है। अगर उसको 95% ऑफ वर्ड्स का नहीं पता, मीनिंग्स का नहीं पता, तो फिर उस अननोन वर्ड का वो मीनिंग जो है वो गेस नहीं कर सकता, बिकॉज उसे बाकी जो कॉमन वर्ड्स उनकी मीनिंग का नहीं पता, उससे जो है वो कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, तो वो फिर उस अननोन वर्ड की मीनिंग को जो है वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है, या गेस नहीं कर सकता। तो ये आप लोगों का टॉपिक था, ठीक है, यानी कि वोकैबुलरी और बैकग्राउंड नॉलेज हमें किस तरह से हेल्प आउट करते हैं रीडिंग में, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है, ये पहला पैराग्राफ है, जस्ट आपने इसको रीड करना है। बाकी इसमें याद करने वाली चीज़ है वो ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसमें 2000 मोस्ट कॉमन वर्ड हैं जो कि बच्चे को आने चाहिए टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। और बाकी जो 20% वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो जो स्टूडेंट होता है वो अपने बैकग्राउंड नॉलेज की हेल्प से या कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से जो है वो अंडरस्टैंड करता है, और ये सब मिलके एक फ्रीक्वेंसी पैराडॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और एक लास्ट जो हेड्स और नेशन ने जो रिसर्च की थी कि किसी भी वर्ड की मीनिंग सक्सेसफुली गेस करने के लिए एक स्टूडेंट को जो है वो 95% ऑफ द वर्ड्स इन द टेक्स्ट जो है वो उसको पता होना चाहिए, तब वो किसी उसमें एक अननोन वर्ड की मीनिंग को जो है वो गेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। तो ये इसमें मेन चीज़ है, याद करने वाली, ज़्यादा आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना लेंथी सब्जेक्ट है, अगर आप इसको रट्टा मारने बैठ जाएंगे ना, तो फिर आप बैठ ही रहेंगे,
ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैसेज मी इन ऑन माय व्हाट्सएप नंबर दैट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और हम लोग जो अपने रिमेनिंग लेसन हैं उनको डिस्कस करेंगे, बिकॉज फिर से वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।